नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि आगामी वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बोर्ड से संबंधित एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा आज गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज बेटा हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को न्यूमेरिकल करने से पहले आवश्यक है कि हम सभी लोग इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले और सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे बेटा। तो देखिए, बारी बारी करके सभी लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ये चैप्टर, तो पहला फॉर्मूला आता है इसमें आपका बेटा बायो सेवर्ड का नियम। बायो सेवर्ड का नियम। बायो सेवर्ड बेटा एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने एक नियम दिया था। नियम था बेटा कि मान लीजिए हमारे पास कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है बेटा। कितनी? आई। और इस तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से, इस तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। आपसे कहा जाए इस बिंदु पी पर बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर म्यू नॉट जो है बेटा, म्यू नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसको हम बोलते हैं बेटा निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में चुंबकीयशीलता। निर्वात या वायु में चुंबकीयशीलता। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आई होता है बेटा तार में प्रवाहित धारा, डेल्टा एल है इस तार की अल्पांश लंबाई, और थीटा वो कोण जिस एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है आपसे। आर होती है अल्पांश लंबाई से बिंदु पी तक की दूरी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि म्यू नॉट होती है निर्वात या वायु में चुंबकीयशीलता। ऐसी बेटा फर्स्ट बुक में हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होती है बेटा निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। बोर्ड एग्जाम में बेटा कई बार ऐसा हुआ है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन पूछा गया है कई बार बेटा। तो याद रखिए बेटा, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकीयशीलता म्यू नॉट में संबंध। बेटा बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बेटा, 1 नंबर में आता है ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, जो कि होता है बेटा 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर सी। अब आप कहेंगे सर ये सी क्या चीज है, तो आपको बता देते हैं बेटा, ये जो सी है, जहां सी है निर्वात या वायु में चुंबकीयशील, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जिसका मान होता है बेटा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा बायो सेवर्ड के नियम पर ही आधारित है बेटा। मान लीजिए आपके पास कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है। अब आप कहेंगे सर ये लूप क्या चीज है? भाई मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट सीधा वायर है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट सीधा वायर है बेटा। हमने क्या किया, इस वायर को सर्कल की शेप दे दी, इस वायर को एक सर्कल की शेप दे दी इस तरीके से बेटा। तो इस तरीके की जो ये शेप है बेटा, इसको बोलते हैं हम लूप। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस लूप में मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है और ये वृत्ताकार लूप है, तो इसकी अपनी एक त्रिज्या भी होती है बेटा आर। ये एक वृत्ताकार
धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या r है और प्रवाहित धारा I है। अब हमसे कहा जाए कि इस वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब देखिए ये तो हो गया लूप के लिए बेटा। अब अगर मान लीजिए आपके पास यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली दी हो। अब आप कहेंगे सर कुंडली क्या होती है? तो देखिए कुंडली और लूप में सिर्फ इतना सा फर्क है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लूप में एक सीधा वायर था, उसको हमने सर्कल की शेप में बेंड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या बन गई बेटा, लूप बन गया। सर्कल की शेप देने के बाद ये इस तरीके से जो आकृति बनी ये हमारा लूप है अभी इस समय, सर्कुलर लूप। इसे बोल सकते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप, क्योंकि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इसी लूप पर अगर मान लीजिए मैं बाइंडिंग कर दूं, कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों को ऐसे तरीके से बाइंडिंग करके लपेट दूं, तो ये मेरी आकृति बन जाती है कुंडली। और अगर लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो और आपसे कहा जाए कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। सेम वही चीज है। अब इसके बाद आता है कि सर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हमने निकाल ली, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? कई बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है बेटा कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसकी दिशा बताइए। तो मान तो हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले की मदद से, पर दिशा हम नहीं निकाल पाते। तो दिशा के लिए दो बातें ये बताऊंगा बेटा मैं शॉर्टकट में। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है तो उसके लिए दो बातें हैं। अगर करंट की दिशा, अगर I की दिशा बेटा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में, अगर I की दिशा क्लॉकवाइज है, मान लीजिए करंट जो है हमारा वो घड़ी की दिशा में फ्लो हो रहा है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी बेटा। कहाँ होगी बेटा? अंदर की ओर। याद रखिएगा, अगर I की दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं बेटा हम दक्षिणावर्त। अगर इस I की दिशा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त है, तो याद रखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र B है, इस B की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी बेटा? इस केंद्र के अंदर की ओर। दैट मींस कागज के तल के लंबवत, अंदर की ओर, ठीक। बट अगर मान लीजिए इसी करंट की दिशा क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, अगर इस I की दिशा क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉक का मतलब बेटा वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी की सुई ऐसे ऐसे ना चलकर अगर ऐसे ऐसे चले, रोटेट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस कंडीशन में जो B की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो केंद्र के बाहर की ओर होगी, इस केंद्र के बाहर की ओर। दैट मींस कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली
के अक्ष पर, अभी कहां पर निकाले थे, केंद्र पर, अब कहां बात हो रही है, अक्ष पर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष का मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप कुछ भी है, ठीक है बेटा, और इसकी त्रिज्या है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आर, और ये लूप भी हो सकता है या फिर आपकी कुंडली भी हो सकती है, मैं दोनों की ही बात करूंगा। अब आपसे कहा जाए इस कुंडली के अक्ष पर, अक्ष का मतलब हो गया ये केंद्र है और इसके केंद्र से होकर ये जो जाने वाली लाइन है ऐसे, इसको बोलते हैं अक्ष। अब इसके अक्ष पर मान लीजिए केंद्र O से, ये अक्ष की जो दूरी है, केंद्र O से अक्ष की दूरी है मान लीजिए x, इस x दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P। आपसे कहा जाए इस पॉइंट P पर, ये जो केंद्र O से x दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P, आपसे कहा जाए इस पॉइंट P पर बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस पर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है इस कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगला आता है बेटा एम्पियर का पर्पतीय नियम। एम्पियर का पर्पतीय नियम। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि किसी भी बंद वक्र से होकर किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल में से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट I। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया है म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर निर्वात या वायु में चुंबकीयशीलता। ये होता है एम्पियर का पर्पतीय नियम। आगे जाके एम्पियर ने इस पर्पतीय नियम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग दिए, जिनको हम बोल देते हैं एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग। बेटा एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग हर साल बेटा एग्जाम में आते हैं। बेटा हर साल बेटा एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग बेटा एग्जाम में बेटा आती है। टोटली अनुप्रयोग बेटा 3 है, बारी बारी करके हम तीनों को पढ़ेंगे, तो सभी ध्यान दें। सबसे पहला अनुप्रयोग कौन सा है? सबसे पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय का मतलब सीधा, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब सभी इसका मतलब समझें। मान लीजिए हमारे पास अनंत लंबाई का कोई ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार है। अनंत लंबाई का मतलब है जस्ट लाइक इसकी लंबाई हमें पता नहीं है कितनी है, और ये ऋजु रेखीय तार है, दैट मींस सीधा तार है। अनंत लंबाई का ये क्या है? ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार है, जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I। जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I। ये अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार है। अब इस तार से स्मॉल r दूरी के दरमियान में कहीं भी इसके तार के चारों ओर, इस तार के चारों ओर स्मॉल r दूरी के दरमियान में इस तार के चारों ओर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो P। इस पॉइंट P पर आपसे कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अगला आता है बेटा नेक्स्ट,
धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये हमारी कोई धारावाही परिनालिका है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। अब आपसे कहा जाए इस परिनालिका के अक्ष पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस परिनालिका के अक्ष पर कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर बताइए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन फॉर्मूले बेटा मैंने कराए हैं। पहला होता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन एल, ये कब है? जब लूप दिया हो। दूसरा है B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये कब है? जब लूप की जगह पर कुंडली दी हो। जिसे आगे जाके हम इसमें एन अपॉन एल, जहां ये जो एन अपॉन एल है बेटा, इस एन अपॉन एल को बोलते हैं हम स्मॉल एन। इसका मतलब है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। बेटा साथ के साथ नोट भी करते चलें, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो नोट नहीं कर रहा हो बेटा, ठीक है। एन अपॉन एल क्या है? स्मॉल एन आई। इसमें बेटा एक नोट बात और है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए आपसे कह दे परिनालिका के सिरों पर बताइए कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इस बात को नोट करके याद रखिएगा बेटा कि परिनालिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा, वो उसके अक्ष की आधी हो जाती है। जैसे अक्ष पर मान लीजिए B है तो सिरों पर हो जाएगी B/2। अब B की वैल्यू कितनी है वो आपने देख रखी होगी, B की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, तो सिरों पर हो जाएगी बेटा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। याद रखिएगा बेटा किसी भी धारावाही परिनालिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उसके अक्ष की आधी होती है। अगर सवाल इस पे बनता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना कि ये। नेक्स्ट आता है तीसरा बेटा धारावाही टोरॉइड की क्रोड़ के अक्ष पर, धारावाही टोरॉइड की क्रोड़ के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आप कहेंगे सर टोरॉइड कैसा होता है? तो देखिए टोरॉइड की कहानी क्या है। टोरॉइड सेम इस तरीके का होता है बेटा, और इस पर कॉपर या एल्यूमिनियम के तारों की क्या होती है? बाइंडिंग। ठीक, और अब हम कहें इसके अक्ष की, तो ये इसका होता है बेटा अक्ष, स्मॉल आर। धारावाही टोरॉइड की क्रोड़ के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पर n अपॉन 2 पाई आर ये वही हो जाएगा स्मॉल n, एकांक लंबाई में पेड़ों की संख्या। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर म्यू नॉट एन आई। इसमें भी बेटा एक नोट बात याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे कहे धारावाही टोरॉइड की क्रोड़ के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो टोरॉइड की क्रोड़ के बाहर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा 0 होती है। याद रखिएगा बेटा धारावाही टोरॉइड की क्रोड़ के अक्ष पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है, अक्ष के बाहर, सॉरी बेटा, धारावाही टॉरॉयड की करोड़ के अक्ष के बाहर, धारावाही टॉरॉयड की करोड़ के अक्ष के बाहर, ठीक है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है, ठीक। V इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके एम्पियर के तीनों अनुप्रयोग कंप्लीट हुए। पहला था अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दूसरा था धारावाही परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा था धारावाही टॉरॉयड की करोड़ के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज, मान लीजिए कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है Q। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है Q। ये आवेशित कण Q v वेग से गति कर रहा है। अब ये इस तरफ कर सकता है, y एक्सिस में कर सकता है, z एक्सिस में भी कर सकता है, थीटा कोण पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई भी आवेशित कण Q अगर v वेग से गति कर रहा है तो बेटा उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। और इस लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। कई बार ऑब्जेक्टिव में इसका बेटा लॉरेंज बल का वेक्टर फॉर्म भी पूछी गई है। इसकी वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा बेटा, इसका सदिश स्वरूप वेक्टर फॉर्म F वेक्टर बराबर Q डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ चुकी है। नेक्स्ट आता है बेटा वेग फिल्टर। वेग फिल्टर, देखिए वेग फिल्टर की बहुत आसान सी परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुपात को वेग फिल्टर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर E अपॉन B। नेक्स्ट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। देखिए आवेशित कण तीन तरीके से गति करता है। मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ऐसी जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है क्रॉस क्रॉस, एक एरो एरो। इनमें दोनों में एक डिफरेंस है डायरेक्शन का। अभी अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को एरो एरो करके दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर है। बट अगर क्रॉस क्रॉस करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, एक जैसा ना समझे आप। हाँ, तो अब मान लीजिए मेरे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण Q अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये दो तरीके से प्रवेश कर सकता है। नंबर वन, जब आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता हो, तो बेटा देखिए जब समांतर प्रवेश करेगा तो इसका जो पथ होगा, इसका पथ सरल रेखीय होगा। सरल रेखीय का मतलब सीधी रेखा में। बट अगर मान लीजिए जब आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री के एंगल
इसका पथ, तो इसका पथ सरल रेखीय नहीं होगा, इसका पथ वृत्ताकार होगा। अच्छा ऐसा होता क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉरेंज बल का फॉर्मूला बताया, F बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अब जब वो समांतर प्रवेश करेगा बेटा तो थीटा जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो बल होगा लॉरेंज बल वो जीरो हो जाएगा। भाई थीटा की वैल्यू जीरो जैसी पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जिससे पूरा खानदान जीरो हो जाएगा इसका, और लॉरेंज बल जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आवेशित कण पे कोई बल ही नहीं लगेगा और आवेशित कण सीधा गति करने लगेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, जब आवेशित कण 90 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करेगा तो थीटा 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से साइन 90 की वैल्यू 1 और लॉरेंज बल F बराबर QVB कार्य करने लगेगा। इस लॉरेंज बल F बराबर QVB की वजह से इसका पथ क्या हो जाएगा बेटा, वृत्ताकार हो जाएगा। तीसरा लास्ट, जब आवेशित कण Q थीटा कोण पर प्रवेश करता हो, थीटा कोण पर तिरछा प्रवेश करता हो, मान लीजिए आवेशित कण Q जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है, एंगल बनाते हुए, तो याद रखिएगा बेटा, तो इसका पथ सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कुंडली नुमा, कुंडली नुमा हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से तो अब तक आपने बेटा तीन बातें पढ़ी। पहली कि अगर आवेशित कण समांतर प्रवेश करता है तो इसका पथ सरल रेखीय हो जाएगा, अगर आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा, और अगर आवेशित कण थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ सर्पिलाकार या कुंडलीनुमा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने पढ़ाया कि अगर आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा, तो इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो सभी ध्यान दें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया बेटा मैंने, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है बताओ, बताइए, बाहर की ओर। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई आवेशित कण है Q, और ये आवेशित कण Q v वेग से गति कर रहा है लंबवत, जिसकी वजह से इसका पथ क्या हो गया है बेटा, वृत्ताकार। ये आवेशित कण Q v वेग से गति कर रहा है लंबवत, जिसकी वजह से इसका पथ क्या हो गया, वृत्ताकार। अब क्योंकि इसका पथ वृत्ताकार है तो इस वृत्ताकार पथ की अपनी एक त्रिज्या भी रही होगी बेटा r। तो आज हम इसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, और वो त्रिज्या होती है r बराबर mv/qb। इसके अलावा इसका एक और सूत्र है, r बराबर √2mk/qb। इसके अलावा r बराबर 1/b √2mv/q। ये तीनों ही सूत्र बेटा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के सूत्र हैं। तीनों की लेकिन कहानी अलग अलग है। ये कब लगेगा, जब कण का वेग दिया हो। ये कब लगता है, जब कण की गतिज ऊर्जा दी हो k, और ये कब लगता है, जब कण का विभव v दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आवेशित कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, किसी भी आवेशित कण के द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय
उस आवेशित कण का आवर्तकाल कहलाता है। काल मतलब समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब आप देखेंगे ये कण एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगा बेटा अपनी, 2 पाई आर, और किस चाल से गति कर रहा है, v चाल से। यहाँ पे r त्रिज्या है, और त्रिज्या के हमने 3 सूत्र पढ़े हैं, जिसमें से हम पहला वाला जब पुट करेंगे तो इस आवेशित कण के आवर्तकाल का एक नया सूत्र मिलकर तैयार हो जाता है बेटा, 2 पाई m अपॉन qv। ये सूत्र कब बनेगा बेटा, जब r की वैल्यू आप mv अपॉन qv पुट करोगे तो अपने आप ये आपका सूत्र आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आवेशित कण की आवृत्ति। आवेशित कण की आवृत्ति, देखिए किसी भी आवेशित कण के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को उस आवेशित कण की आवृत्ति कहते हैं। इसे f से प्रदर्शित करते हैं, और f बराबर होता है बेटा 1 अपॉन टी। अब अगर आप t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन qv पुट कर देंगे तो एक नया सूत्र मिल जाएगा आपको आवेशित कण की आवृत्ति का, f बराबर qv अपॉन 2 पाई m। नेक्स्ट आता है बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। मान लीजिए हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक L लंबाई का चालक तार रखा हुआ है, L लंबाई का एक चालक तार रखा हुआ है, और चूंकि ये चालक तार है तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये तार थीटा कोण पे रखा है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अगर कोई L लंबाई का चालक तार थीटा कोण पे रखा है, तो ये बात कंफर्म है कि उस पर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल, और वो चुंबकीय बल होता है F बराबर I L B sin थीटा। कई बार ऑब्जेक्टिव में बेटा इसकी भी वेक्टर फॉर्म पूछी जा चुकी है, जिसको आपको याद रखना है। इसकी वेक्टर फॉर्म होती है बेटा F वेक्टर बराबर I इन ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नेक्स्ट, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। मान लीजिए हमारे पास दो तार हैं, एक ये तार है PQ और एक ये तार है दूसरा वाला बेटा RS। इस तार में करंट फ्लो हो रहा है I1, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है I2, और ये दोनों तार एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। अब हमसे कहा जाए इन दोनों तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल बताइए। जैसा कि अभी आप जानते हो, आपने एम्पियर के परपतीय नियम में पढ़ा था कि एक तार में जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जब दूसरा तार आ जाएगा तो उस पर क्या लगने लगेगा, बल। अभी अभी हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक तार आ जाता है तो उस पर क्या लगता है, बल। तो यहाँ भी वही प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ दो मेथड लग रहे हैं, एक तार में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा तार आ रहा है जिसकी वजह से उस दूसरे वाले तार पे क्या लग रहा है, चुंबकीय बल। हालांकि चुंबकीय बल का वैसे जो सूत्र होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L। बट L इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमसे बोला है प्रति एकांक लंबाई, तो L को अपॉन में ले जाएंगे F के अपॉन में। इसी पर बेस्ड बेटा 1 एम्पियर की परिभाषा आती है, और ये एग्जाम में बहुत आता है बेटा प्रूफ कराने को। अच्छा, ये तो हो गया चुंबकीय बल। अब इसमें एक कंडीशन है क्या, कि चुंबकीय बल दो टाइप का होता है सर, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण। कब हमको पता चलेगा इन दोनों तारों के बीच आकर्षण बल लगेगा, और कब हमको पता चलेगा इन दोनों तारों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसके लिए छोटी सी बात है, जरा समझें सभी। अगर इन दोनों तारों में करंट की दिशा समान है, समान का मतलब करंट की दिशा दोनों में ऊपर बह रही है या नीचे बह रही है, तो इनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा बेटा वो आकर्षण बल होगा।
लेकिन अगर इन दोनों तारों में करंट की दिशा विपरीत है, मान लीजिए एक में जा रही है ऊपर और एक में जा रही है नीचे, तो इनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा बेटा वो होगा प्रतिकर्षण।